हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम 12th जेईई फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर से हम 12th की जो फर्स्ट यूनिट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपटीशन के हवाले से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है ये काफ़ी लंबी है, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे या 3 प्लेलिस्ट में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो जो इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे स्टार्टिंग फेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है ये पोर्शन भी। और इसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वगैरह वगैरह। और जो इससे आगे वाली प्लेलिस्ट आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। ये छोटा सा है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक होगा। फिर उससे अगला जो सेक्शन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी होगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ये काफ़ी लेंदी होंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर से हमने 12th की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझें। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वो क्या प्रॉपर्टीज या इफेक्ट शो करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन व्हाटएवर effect and properties shows by it will be studied in electrostatics, ठीक है, will be studied in electrostatics। अब आप बोलोगे चार्ज क्या होता है, तो देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन पे जाएं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी, ठीक है। अब देखो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिनको सब जानते हैं, हर कोई जानता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो देखो अगर चार्ज पे आए तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको भी हर कोई जानता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +e, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। अब e ये किसके बराबर है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम्ब। कोलाम्ब चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम्ब। प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम्ब। न्यूट्रॉन पे 0 कोलाम्ब, ठीक है। अगर मास पे आए तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का
नियरली इतना ही होता है, इससे स्लाइटली ज़्यादा होता है। 1.67493 इंटू में 10 की पावर -27 kg, ये नियरली सेम है। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, नियरली सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। वैसे ये तीनों ही काफ़ी कम है। पावर देखो कितनी माइनस में है, यहाँ पे -31, यहाँ पे -27, 10 की पावर देखो कितना माइनस में है। तो ये मास काफ़ी कम है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कम मासेज है, ठीक है। तो देखो पावर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो उतना ज़्यादा आएगा ना। तो देखो मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम मान लिया। वैसे न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, तो मान लो मैंने सेम मान लिया, दोनों का मास नियरली सेम है ना। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना, जो कि सेम मानना मैंने, वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर -27 है, यहाँ पे पावर -31 है। तो माइनस में पावर जितनी कम हो उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखो मान लो मेरे पास कोई एटम है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पे नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो देखो एटम में क्या होता है, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसको भी हर कोई जानता होगा। और देखो बेसिकली एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब इसकी बात करें हम, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अराउंड न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो संख्या होती है ना, वो सेम होती है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको बोलते हैं मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको बोलते हैं मास नंबर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है वो तो। और देखो जब बेसिकली एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे होता है, उसके ऊपर एटम पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव। तो एटम पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया एटम, ठीक है। तो अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, ये क्या होते हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले आओ कंडक्टर्स पे। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई जानता है। दीज आर मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से करंट फ्लो कर सके, ठीक है। जैसे कि जो सिल्वर है वो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जांपल्स देखो,
सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो इंसुलेटर्स ये क्या होते हैं। दीज आर मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिनमें से करंट ना दौड़ सके, करंट फ्लो ना कर सके, वो इंसुलेटर्स हो जाएंगे। एग्जांपल देखो इंसुलेटर्स के, वुड हो गया, पेपर हो गया, इबोनाइट होगी, वैक्स हो गया, और क्या क्या, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, मिक्का। ठीक है, एटसेट्रा। ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स ये क्या होते हैं? तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स भी एक तरह से इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स भी इंसुलेटर ही होते हैं, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन एक खास चीज होती है, दे कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब ये क्या चीज है? तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स को है ना, हम कैपेसिटेंस जो कि थर्ड प्लेलिस्ट होगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें यूज में लाएंगे। ठीक है। तो देखो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वहां पे पढ़ेंगे। वैसे अभी आपको कैपेसिटर का कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जिसको भी पता है उसके लिए देखो, ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। मान लो यहां पे इन प्लेट्स के बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है। तो देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है ना, वो ये हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। ठीक है। और देखो मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया बाय डीसी वोल्टेज। ठीक है, बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आपने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। यहाँ पे आएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो ना, तो बिटवीन प्लेट्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और ये डाइलेक्ट्रिक एक तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हो गया ना। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण इस डाइलेक्ट्रिक की इस फेज पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इस फेज पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है। इसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो इस डाइलेक्ट्रिक पे नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है, लेकिन इस फेज पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इस पे प्लस क्यू। अब ये क्यू किसके बराबर होगा? कैपिटल क्यू इंटू में 1 - 1 बाय के। ठीक है। इसको हम डीप में जो कैपेसिटेंस पार्ट होगा ना, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो एक तरह से इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? वो
कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और यहां पे मैंने इसको रख दिया डाइलेक्ट्रिक को। अब मैं क्या करूंगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करूंगा, ठीक है, मतलब वोल्टेज अप्लाई करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू, मान लो ऐसा कुछ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया ना। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक की इस वाले फेज पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस वाले फेज पे प्लस क्यू। अभी भी नेट चार्ज तो डाइलेक्ट्रिक पे जीरो ही है, और ये स्मॉल क्यू आता है कैपिटल क्यू इंटू में 1 - 1 बाय के। तो इस चीज को है ना हम कैपेसिटेंस जो थर्ड पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो थर्ड प्लेलिस्ट होगी, उसको उसमें डीप में पढ़ेंगे इस पूरी चीज को। डाइलेक्ट्रिक्स को इनफैक्ट कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं हम, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला देखो बाय फ्रिक्शन या ऑन रबिंग। सबसे पहला तरीका ये है। तो देखो मान लो मेरे पास दो अनचार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडीज हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी नंबर ए, ये न्यूट्रल बॉडी नंबर बी, ठीक है। इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को रब करूं ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर मैं इन दोनों को रब करूं तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ए टू बी होगा ऑन रबिंग, या बी टू ए होगा। अब इसका फैसला कैसे करें? तो देखो ये जो ए बॉडी है, मान लो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लूजली बाउंड है फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसा मैंने मान लिया। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और जो बॉडी बी है मान लो उसके इलेक्ट्रॉन्स लेस लूजली बाउंड है, लेस लूजली बाउंड है फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब एक तरह से क्या है कि जो ए बॉडी है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है। ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो इसके इसके इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। जो वर्क फंक्शन है ना ए बॉडी का वो कम है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी बी। अब वर्क फंक्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें आएगा वर्क फंक्शन, ठीक है। मान लो ए बॉडी का वर्क फंक्शन डब्ल्यू ए है, बी बॉडी का वर्क फंक्शन डब्ल्यू बी है। मान लो ए बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लूजली बाउंड है फ्रॉम न्यूक्लियस, बी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर लूजली बाउंड है, सॉरी क्या होगा, मोर लूजली बाउंड है, सॉरी लेस 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 ही आएगा ना,
लेस लूजली बाउंड। ठीक है, मतलब ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब जो वर्क फंक्शन है ना डब्ल्यू ए, वो डब्ल्यू बी से कम है। ठीक है, देखो दो मैंने बॉडी मानी है ना न्यूट्रल, ए और बी, इस पे कोई चार्ज नहीं, अभी तक इस पे भी कोई चार्ज नहीं, मैंने इन दोनों को रब नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो ये जो बॉडी मानी है इसमें एटम्स ही तो होंगे बहुत सारे। ए बॉडी के एटम्स देखो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ए बॉडी का मान लो कोई एक एटम चूज कर लिया मैंने, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो सेम होती है, मतलब जो एटम होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बी बॉडी के एटम की बात करो, बी बॉडी का जो एक एटम है उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। यहां पे भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी, तभी तो बेसिकली एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तभी तो ये पूरी न्यूट्रल होगी, हर एक एटम न्यूट्रल, तो ये पूरी बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। यहां पे भी हर एक एटम न्यूट्रल, ये पूरी बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या गिवन है कि ए बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो और बना दी मैंने सर्कुलर ऑर्बिट्स, ए बॉडी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है एज कंपेयर टू बी बॉडी के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के कंपैरिजन में। मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये लूजली बाउंड है टू न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बी बॉडी के एटम का, ये भी लूजली बाउंड है, लेकिन ये लेस लूजली बाउंड है, तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है एज कंपेयर टू दिस। तो जब मैं इन दोनों को रब करूंगा, एक दूसरे को ऐसे रब करूंगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट एनर्जी के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो हीट एनर्जी पैदा होगी, उससे वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी, इसको, क्योंकि ए बॉडी का वर्क फंक्शन कम है ना, बी बॉडी के वर्क फंक्शन से तो कम ही है। तो जब मैं इन दोनों को रब करूंगा, ड्यू टू फ्रिक्शन जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी एक तरह से, वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी हीट। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो हीट ए जो बॉडी है उसके एटम के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। क्योंकि मैंने इन दोनों को रब किया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बी बॉडी के अंदर चला जाएगा, बी बॉडी के सरफेस पे। तो देखो अभी मैंने इन दोनों को रब नहीं किया, बिफोर रबिंग ये दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो मान लो इस बॉडी में 100 प्रोटॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें आओ, मान लो इसमें 200 प्रोटॉन है, तो 200 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे दोनों। अभी मैंने इन दोनों को रब नहीं किया। ठीक है, अब देखो
इस ए बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू बी बॉडी के वर्क फंक्शन से। मतलब ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स के निकालने से आसान है। ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला जा सकता है एज कंपेयर टू बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। तो अब मैं इनको रब करूंगा ऐसे दोनों बॉडीज को, तो ड्यू टू फ्रिक्शन जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, वो हीट एनर्जी क्या करेगी, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और वो इलेक्ट्रॉन बी बॉडी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अभी मैंने रब कर दिया इनको, अब ये आफ्टर रबिंग सिचुएशन होगी, ठीक है। आफ्टर रबिंग सिचुएशन मैं नीचे बनाने जा रहा हूं। बिफोर रबिंग सिचुएशन ये थी, इन दोनों को रब करने से पहले 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में, इसमें 200 प्रोटॉन 200 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही मान लिया मैंने। अब मैंने इनको रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से बी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर रबिंग सिचुएशन क्या हो जाएगी देखो, तो देखो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन गए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गए। इन दोनों को रब करने से ए से बी में 5 इलेक्ट्रॉन गए। प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी ना जाएंगे, जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ए से बी में। तो 100 प्रोटॉन 95 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्या, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गए ना ए से बी में। तो 200 प्रोटॉन 205 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे, ठीक है। तो 100 प्रोटॉन को कैसे लिख सकता हूं मैं, 95 प्रोटॉन प्लस 5 प्रोटॉन, ठीक है ना। अब 205 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकता हूं मैं, 200 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 95 प्रोटॉन से 95 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता तो 95 ई चार्ज ही हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता ना इलेक्ट्रॉन पे, माइनस 95 ई चार्ज ही हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा प्लस 5 ई चार्ज, 3 4 5 प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस 5 ई चार्ज, ठीक है। ए बॉडी पे प्लस 5 ई चार्ज आ गया, और इस पे कितना चार्ज आएगा देखो, 200 प्रोटॉन मतलब प्लस 200 ई चार्ज, 200 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस 200 ई चार्ज। तो प्लस 200 ई से माइनस 200 ई कैंसिल हो गया, तो माइनस 5 ई चार्ज बच गया। तो मतलब माइनस 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 माइनस, इसके ऊपर हो गया माइनस 5 ई चार्ज। और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया +5e, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया -5e। तो यहां पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स ज्यादा है ना। आफ्टर रबिंग ए बॉडी में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या कम है। तो रबिंग करने से क्या होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसका मतलब वहां पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होगा, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है, बी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, 205 इलेक्ट्रॉन 200 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना, तो यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी ट्रांसफर हुए थे, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू रबिंग। इन दोनों को रब करने से ड्यू टू फ्रिक्शन हीट का वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को मिली, क्योंकि ए बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन वे टाइटली बाउंड है, ठीक है।
तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन को निकालने से। तो वो जो रबिंग करने से ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, वो ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। रबिंग कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में जाएगा। बी बॉडी में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ए टू बी, तो इस पे +5 ही चार्ज आ जाएगा, इस पे -5 ही। तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 5 ड्यू टू रबिंग ए टू बी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पहुंच रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन, उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना ए से, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ए बॉडी का मास घटेगा, मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं 5 बी बॉडी पे फ्रॉम ए बॉडी, तो बी बॉडी का मास वो बढ़ेगा ऑब्वियसली, विल इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जब दो बॉडी को रब करते हो तो ड्यू टू फ्रिक्शन वन बॉडी टू अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर नेगेटिव, उतना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, दोनों देखो अब इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। ठीक है, तो अब एक लिस्ट देखो, जब हम दो बॉडीज को रब करेंगे किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे नेगेटिव। अब एक लिस्ट है। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं। आफ्टर रबिंग टू बॉडीज किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब ए बॉडी और नेगेटिव चार्ज मतलब बी बॉडी। ठीक है, तो यहां पे लिस्ट देखो, लिस्ट ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब आप रब करोगे ना, आफ्टर रबिंग ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे मतलब रेशमी वस्त्र जो होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, रेशमी वस्त्र नहीं होता, रेशमी कपड़ा। और अगर हम ड्राई एयर और कॉम्ब को आपस में रब करें तो ड्राई हेयर मतलब सूखे जो बाल होते हैं ना हमारे सिर के, उसको रब किया जाए विद कॉम्ब मतलब कंघी के साथ, तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर रबिंग और ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कंघे को हम ऐसे रब करते हैं ना विद ड्राई एयर, ध्यान रहे एयर ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम आवर हेयर टू कॉम्ब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है आफ्टर रबिंग, और जो एयर है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना तो हेयर पे ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वुलन कोट मतलब ऊनी कोट हो, वुलन कोट और प्लास्टिक सीट इन दोनों को रब किया जाए तो आफ्टर रबिंग वुलन कोट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक सीट पे नेगेटिव। अगर फर और इबोनाइट रोड इन दोनों को रब किया जाए तो आफ्टर रबिंग फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इबोनाइट रोड पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक लिस्ट थी। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब ये कौन सा तरीका है, सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और
इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट, सबसे पहले इस केस को लो, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट वाला केस, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक मेटालिक स्फीयर है, ये क्या है, कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये फिलहाल देखो ये न्यूट्रल है मान लो, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहते हो, इसको चार्ज करना चाहते हो नेगेटिवली चार्ज, और कौन से मेथड के तहत है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तो कैसे चार्ज करोगे, अभी तो ये न्यूट्रल है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ग्लास रोड को इसके पास में लाऊंगा, ये तो इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ग्लास रोड को इसके पास में लाया मैं, और ग्लास रोड भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ग्लास रोड को मैं इसके पास में लाया, बिल्कुल देखो कांटेक्ट नहीं है, पास में लाया हूं मैं, कंडक्टिंग स्फीयर के पास में लाया, ठीक है। तो देखो ड्यू टू इंडक्शन जो इस तरफ है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और यहां पे उतना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल तो अभी भी है, ये मेटालिक स्फीयर न्यूट्रल तो अभी भी है, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इंडक्शन, पॉजिटिव ग्लास रोड के लिए है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रल तो अभी भी है, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल तो अभी है, अभी ये चार्ज थोड़ी ना हुआ है मेटालिक स्फीयर, लेकिन इस ग्लास रोड को नजदीक लाऊंगा ना तो कुछ ऐसी हालत हो जाएगी, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको ना यहां पे अर्थिंग कर दो, यहीं पे नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूं मैं, यहां पे अर्थिंग कर दो, बस जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा ना, तो देखो यहां पे 7 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम अर्थ, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे पहुंच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इनको हटा ही दो, कैंसिल हो गए ना ये आपस में। तो अब अर्थिंग करने के बाद में ये सिचुएशन होगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको ये करना होगा कि अब इस अर्थिंग को हटा दो, ये जो अर्थिंग है ना इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये अर्थिंग मैंने हटा दी है, ठीक है। ग्लास रोड अब भी नजदीक है, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अर्थिंग मैंने हटा दी। अब इस ग्लास रोड को बेशक दूर ले जाओ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना 7, ये इस कंडक्टिंग स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे, ठीक है। तो बस ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ध्यान रहे ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। तो बस नेगेटिव चार्ज हो गया मेरा, ये मेटालिक स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
तो देखो मैंने इंडक्शन से कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, मेटालिक स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज ला दिया, मतलब मेटालिक स्फेयर को चार्ज कर दिया और वो भी नेगेटिवली चार्ज। इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। मैंने क्या किया, एक ग्लास रोड को इसके नज़दीक लाया, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड के लाया, ये ध्यान रहे, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अर्थिंग को हटा दूंगा, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब मैं इस ग्लास रोड को दूर ले जाऊंगा, काफ़ी दूर, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मेरा मेटालिक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब मैं मेटालिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं और ड्यू टू इंडक्शन और कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगेन मैं एक मेटालिक स्फीयर को लूंगा जो कि न्यूट्रल है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। फिलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये मेटालिक स्फीयर न्यूट्रल है, अभी मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके नजदीक है ना, मैं रबर रोड लाऊंगा, नेगेटिवली चार्ज्ड रबर रोड, रबर रोड लाऊंगा इसके नजदीक है मेटालिक स्फीयर के, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो देखो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा ड्यू टू इंडक्शन। तो देखो अभी भी ये जो मेरा मेटालिक स्फीयर है तो न्यूट्रल, तो इसका मतलब इस तरफ 6 ही नेगेटिव आना चाहिए, 4 5 6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा मैं, अर्थिंग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अर्थिंग करूंगा ना, तो ये नेगेटिव है ना, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसा मानो कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए ना, तो यहां पे तो गायब हो गए, अर्थ में चले गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अर्थिंग को हटा दूंगा, रबर रोड को यहीं पे रखूंगा इसके नजदीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस अर्थिंग को हटा दूंगा, थोड़ी देर के लिए मैंने अर्थिंग की थी, ठीक है, अर्थिंग हटा दी, तो कुछ ऐसी सूरत हालात हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस रबर रोड को दूर ले जाऊंगा, काफी दूर, इस मेटालिक स्फीयर से काफी दूर ले गया। तो अब क्या होगा, ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर। तो बस ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया मेटालिक स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। तो देखो मैंने कैसे बाय इंडक्शन, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर को ही पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो अब देखो एक दूसरा तरीका है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, यहां पे तो कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं था,
यहां पे क्या होगा, दो न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर्स होंगे, ठीक है। उनको मैंने चार्ज करना होगा, ठीक है। यहां पे एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगे वे, ठीक है, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर्स। तो देखो, एक मेटालिक स्फीयर ये है न्यूट्रल ए, न्यूट्रल, और बी ये है न्यूट्रल। मेटालिक स्फीयर्स हैं दोनों, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, ठीक है। मान लो ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, न्यूट्रल न्यूट्रल, अभी भी ये दोनों न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है। ये दोनों न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर्स हैं ए और बी। अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में है ये दोनों, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, दोनों ही न्यूट्रल हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड होंगे। तो अब देखो, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को इनके नजदीक लाया, कॉन्टैक्ट में नहीं, कॉन्टैक्ट में तो ये दोनों हैं, इस ए के नजदीक लाया, तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखो कॉन्टैक्ट में है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो यहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव। अभी भी ये कुल दोनों मिला के बोले जाए तो न्यूट्रल ही है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है ना, इन दोनों का मिला के अगर बोला जाए। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इस कॉन्टैक्ट को तोड़ दूंगा। ये जो कॉन्टैक्ट है इसको तोड़ दूंगा, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इस रोड को मैं यहीं पे रखूंगा नजदीक। तो देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट में, ये रोड नजदीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अभी देखो रोड को यहाँ पे नजदीक ही रखूंगा, इन दोनों को थोड़ा सा दूर ले आऊंगा, कॉन्टैक्ट तोड़ दूंगा इन दोनों मेटालिक स्फीयर्स का, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 8 पॉजिटिव, 3 3 6 7 और 1 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस रोड को भी हटा दूंगा, इस रोड को भी काफी दूर ले गया मैं। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है यहां पे आ जाएगा, 8 नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, और ये 8 पॉजिटिव इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना। 4 5 6 7 8, ये 8 पॉजिटिव जो उस तरफ था ये इस तरफ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को काफी दूर ले जाऊंगा, इनके बीच की सेपरेशन काफी बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप ये है, इन दोनों को मैं काफी दूर ले गया, फेयर डिस्टेंस पे ले गया, मतलब काफी दूर, इनके बीच की दूरी मैंने काफी कर दी, तो मतलब इसका इससे कोई संबंध ना रहे, ठीक है। तो देखो ये काफी नजदीक थे, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पास पास में आ जाएंगे ना। अब मैं इनको दूर ले जाऊंगा, स्फीयर्स को काफी दूर, तो ये 8 नेगेटिव इस ए मेटालिक स्फीयर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये 8 पॉजिटिव इस बी मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ए देखो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और बी मेटालिक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो देखो शुरुआत में ये दोनों न्यूट्रल थे,
ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब ये दोनों चार्ज हो गए, ए नेगेटिव चार्ज, बी पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसे हुआ? ड्यू टू इंडक्शन। और यहां पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट में मैं लाया हूं स्फीयर्स को, ठीक है। और ध्यान रहे रोड का रोल बहुत अहम था यहां पे। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मान लो कोई कंडक्टर है, उसको उसके ऊपर आप कोई चार्ज पुट करोगे ना, तो वो चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन चार्ज इज पुट ऑन कंडक्टर, देन दैट चार्ज will spread on the surface of conductor। ठीक है। अब एग्जांपल लो इसका। तो देखो मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर कोई भी हो सकता है, मैंने यहां पे स्फेरिकल ले लिया। तो मान लो मैंने इस पे प्लस क्यू चार्ज पुट किया, ठीक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर पे यहां पे पुट किया मैंने प्लस क्यू चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज पुट किया, ठीक है। तो पहली बात तो ये चार्ज अब यहीं की यहीं पे नहीं रहेगा, प्लस क्यू चार्ज, ये स्प्रेड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जो स्प्रेड होगा ना, स्प्रेड ऑफ चार्ज, मतलब ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल हुआ। तो देखो मैं कोई चार्ज को कंडक्टर के सरफेस पे पुट किया यहां पे, तो सबसे पहले देखो ये कंडक्टर है ना, तो ये चार्ज यहीं की यहीं पे नहीं रहेगा, स्प्रेड होगा। अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल हुआ तो बस ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा ये चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो कंडक्टर है स्फेरिकल ना होता, मतलब कुछ ऐसा होता, ठीक है। मान लो मैं यहां पे कुछ चार्ज पुट करता, प्लस क्यू, कुछ पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले देखो ये कंडक्टर है ना, तो ये चार्ज यहीं के यहीं पे नहीं रहेगा, इसकी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, ये तय है, ठीक है। हाँ यहां पे स्प्रेड यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है ना हर जगह पे। इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, या कर्वेचर सेम है, तो इसीलिए स्फेरिकल कंडक्टर के केस में चार्ज जो स्प्रेड होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। हाँ स्प्रेड यहां पे भी होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा ना, मतलब जो शार्प पॉइंट होगा वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो मतलब वहां पे जो चार्ज डेंसिटी है ना वो ज्यादा होगी। और यहां पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, मतलब कर्वेचर कम है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो ये कुछ इस तरीके से स्प्रेड होगा यहां पे, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। कंडक्टर पे मैंने चार्ज पुट किया कंडक्टर की सरफेस पे, तो सबसे पहले देखो कंडक्टर की सरफेस पे पुट किया ना, तो ये बात तो पक्की है कि वो स्प्रेड होगा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो चार्ज वहीं की वहीं पे नहीं रहेगा। अगर स्फेरिकल कंडक्टर हुआ तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, अगर और कोई कंडक्टर हुआ जैसे ये है तो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। अब जैसे कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्फेयर है, मान लो इंसुलेटिंग स्फेयर है ये,
कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, ठीक है। इस पे मैंने यहाँ पे चार्ज पुट किया प्लस क्यू, तो ये यहीं पे रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है, विल नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज यहीं पे रहेगा क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है। तो देखो और इंपॉर्टेंट चीजें, तो देखो जब हम कोम्ब को रब करते हैं विद ड्राई एयर, तो कोम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लास्टिक कोम्ब जो होती है ना, ऐसे करके, क्या है ये प्लास्टिक कोम्ब, मतलब इस प्लास्टिक कोम्ब को अगर मैं अपने ड्राई एयर से रब करूं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन रबिंग प्लास्टिक कोम्ब विद ड्राई हेयर, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो मैं इस प्लास्टिक कोम्ब को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, और देखो जो हमारी जो बॉडी होती है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैं इसको अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, ठीक है। और फाइनली मेरी तो अर्थिंग है, एक तरह से इसकी भी अर्थिंग होगी। मैंने क्या किया, प्लास्टिक कोम्ब ली, उसको रब किया ड्राई एयर से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको मैं अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, मतलब मेरी अर्थिंग है, क्योंकि देखो मेरी जो बॉडी होती है अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी ये जो रब करने पे जो चार्ज आया था ना प्लास्टिक कोम्ब पे, ये यहीं की यहीं पे रहेगा। क्यों, देखो इसकी एक तरह से अर्थिंग हो भी गई, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक कोम्ब पे ये जो चार्ज आया था नेगेटिव, क्योंकि मेरे ड्राई एयर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था ऑन दिस प्लास्टिक कोम्ब, ठीक है। मैंने इस प्लास्टिक कोम्ब को रब किया था ना ड्राई एयर से, तो नेगेटिव चार्ज आ गया था। मैं इस कोम्ब को अपने हाथ से पकड़ रहा हूं, और मेरी बॉडी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अर्थिंग है, क्योंकि मेरे जो पैर है वो तो जमीन से कनेक्टेड है ना, तो एक तरह से इस प्लास्टिक कोम्ब की अर्थिंग होगी, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव चार्ज यहीं की यहीं पे रहेगा। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे मूव करते हुए अर्थ में नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक कोम्ब है ना, इंसुलेटर होता है ना प्लास्टिक, तो इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज यहीं की यहीं पे रहेगा। मतलब जब आप प्लास्टिक कोम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हो, और देखो आपने प्लास्टिक कोम्ब अपने हाथ से पकड़ रखी है और आपके पैर जमीन से कनेक्टेड है, तो प्लास्टिक कोम्ब इलेक्ट्रीफाई हो जाती है, होगी ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते अर्थ में। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लास्टिक कोम्ब है ना, इंसुलेटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं के यहीं पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई मेटालिक कोम्ब हो आपके पास, वैसे तो जनरली हमारे पास प्लास्टिक कोम्ब भी होती है, लेकिन कोई मेटालिक कोम्ब हो, उसको आप रब करना विद ड्राई एयर, ठीक है, ये इलेक्ट्रीफाई नहीं होगी। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज मान लो आ भी गया ऑन रबिंग, लेकिन ये मेटालिक कोम्ब है ना, मेटल मतलब कंडक्टर हो गया, और अर्थिंग होगी क्योंकि हमारे पैर जमीन से कनेक्टेड है, और ये मेटालिक कोम्ब हमारे हाथ में है, और हमारा हाथ मतलब हमारी बॉडी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक तरह से इस मेटालिक कोम्ब की अर्थिंग होगी। ये नेगेटिव चार्ज कब आया, जब मैंने इस मेटालिक कोम्ब को रब किया विद ड्राई एयर, तो फ्रॉम आवर ड्राई एयर टू मेटालिक कोम्ब मान लो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इसकी अर्थिंग होगी, और ये मेटालिक कोम्ब है, तो ये इलेक्ट्रॉन पांचों के पांचों अर्थ में चले जाएंगे, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं रहेगा इस मेटालिक कोम्ब पे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगी इंस्टेंटली। तो मतलब मेटालिक कोम्ब को जब आप ड्राई एयर से रब करोगे, नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा,
ड्यू टू रबिंग ऑन दिस मेटालिक कॉम्ब, मतलब फ्रॉम आवर ड्राई एयर टू दिस मेटालिक कॉम्ब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स तभी एकदम से अर्थ में चले जाएंगे क्योंकि मेटालिक कॉम्ब है ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रीफाई नहीं होगी, न्यूट्रल ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में, ठीक है। अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग की डेफिनेशन सबसे पहले ये देखो, व्हेन ए चार्ज्ड मेटालिक बॉडी ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड या विद अर्थ, देन चार्ज ऑन, वो जो चार्ज था ना मेटालिक बॉडी पे, वो जो चार्ज है ना डिसअपियर हो जाएगा, चार्ज डिसअपियर्स ऑन मेटालिक बॉडी। दिस शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ, इसको बोलते हैं अर्थिंग। दिस शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ या विद ग्राउंड कोल्ड अर्थिंग, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई कंडक्टिंग बॉडी थी या मेटालिक बॉडी, और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज थी, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो, अब मैं इसको अर्थ कर दूंगा ना, अर्थिंग कर दूं मान लो इसकी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, ये कंडक्टिंग बॉडी पॉजिटिवली चार्ज नहीं रहेगी, इंस्टेंटली न्यूट्रल हो जाएगी। होगा क्या, तो देखो 3 3 6 और 3 9 प्लस 9 ई चार्ज था, तो 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्रॉम ग्राउंड, 9 इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कोई चार्ज नहीं रहा ना अब इस कंडक्टिंग बॉडी पे, तो चार्ज डिसअपियर हो गया इंस्टेंटली जैसे ही मैंने इसकी अर्थिंग की, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई कंडक्टिंग बॉडी है, मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, वैसे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्फीयर ही हो, ठीक है। मान लो मैंने कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया, ये नेगेटिवली चार्ज है जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब -9 ई चार्ज, -9 ई चार्ज है इस कंडक्टिंग स्फीयर पे। अब मैंने अर्थिंग कर दी, तो इंस्टेंटली क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अर्थ में चले जाएंगे, तो ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए, तो यहाँ पे कोई चार्ज थोड़ी ना बचा, वो जो -9 ई चार्ज था वो डिसअपियर हो गया, ये बॉडी न्यूट्रल बन गई, ठीक है, इंस्टेंटली काम होता है। और ये तो देखो, हमारे घरों में अर्थिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग इन आवर हाउस, तो देखो मेन जो बिल्डिंग होती है, मतलब हमारा जो घर होता है, बिल्डिंग, मान लो ये है मेरा सॉकेट, ये यहाँ पे अर्थिंग वायर होती है, अर्थिंग वायर का ऑप्शन होता है,
और ये लाइव वायर का और ये न्यूट्रल वायर का। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये करंट कैरी करते हैं, कैरी करंट फ्रॉम पावर हाउस या फ्रॉम स्टेशन। ठीक है, और ये अर्थिंग का जो ये ऑप्शन होता है सॉकेट में, इसमें क्या होता है, हमारी बिल्डिंग के पास एक मेटालिक प्लेट बरी कर दी जाती है नियर बिल्डिंग। हम क्या करते हैं, एक मेटालिक प्लेट बरी कर देते हैं कुछ फुट नीचे ग्राउंड से। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ फुट नीचे एक मेटालिक प्लेट को बरी कर देते हैं। ठीक है, दबा देते हैं ग्राउंड से कुछ फुट नीचे, और यहां से वायर उस मेटालिक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये अर्थिंग की होगी एक तरह से। और ये मान लो सॉकेट हमारा। ठीक है, तो देखो ये जो लाइव और जो न्यूट्रल वायर होते हैं ना, ऑब्वियसली विल कैरी करंट। लाइव और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, लाइव वायर रेड, ब्लू या येलो, किसी भी कलर की हो सकती है, रेड, ब्लू या येलो। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होती है ना, ये आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। और जो अर्थिंग वाली वायर होती है, अर्थिंग, इसका कलर मिलेगा ग्रीन। ठीक है, जो कि कनेक्ट है टू बरीड मेटालिक प्लेट। तो अब देखो, मान लो मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर है या टेलीविजन है या कोई आयरन है, प्रेस वगैरह, रेफ्रिजरेटर मान लो, या कोई कूलर है। ये मान लो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, और ये रेफ्रिजरेटर की मान लो ये बॉडी है मेटालिक, मेटालिक बॉडी है रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो देखो 1 2, ये होता है लाइव वायर का, इसके अंदर कनेक्शन रेफ्रिजरेटर का, और ये न्यूट्रल वायर का मान लो। और अर्थिंग का कहां पे होता है, जो रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी है ना, मेटालिक बॉडी, अर्थिंग वायर वहां पे कनेक्ट की जाती है। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल और ये अर्थिंग। ठीक है, ये लाइव वायर यहां पे कनेक्ट होगी, न्यूट्रल यहां पे, और अर्थिंग वाली मान लो ऊपर है, ताकि ये कट ना हो आपस में। मेटालिक बॉडी से कनेक्ट होती है रेफ्रिजरेटर की, और अर्थिंग वायर यहां पे कनेक्ट होगी। तो ये इस अर्थिंग वायर की जरूरत क्यों पड़ती है, और देखो ध्यान रहे यहां पे ये जो अर्थिंग वायर है ना, जो रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी है ना, उससे कनेक्ट होती है। अब ये अर्थिंग वायर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखो अभी तो लाइव वायर जहां पे यहां पे कनेक्ट होनी चाहिए वहां पे कनेक्ट है रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन मान लो ये बाय चांस ये लाइव वायर मेटालिक बॉडी को कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मेटालिक बॉडी से कनेक्ट होगी लाइव वायर कुछ देर के लिए ही सही। अब बेशक से यहां से ऑफ कर दो, कुछ देर के लिए लाइव वायर मेटालिक बॉडी से कनेक्ट रही रेफ्रिजरेटर के, जिससे क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी पे। अब बेशक से यहां से ऑफ कर दो, स्विच को बेशक से ऑफ कर दो। ठीक है, मैंने ये काट दिया ना, लेकिन जब ये ऑन था, जब ये ऑन था ऐसे, मान लो लाइव वायर इस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट हो गया एक्सीडेंटली,
और मान लो अर्थिंग वायर आपने नहीं लगा रखी, अर्थिंग वायर का यूज नहीं कर रखा, लाइव वायर एक्सीडेंटली मेटालिक बॉडी से टच होगी थोड़ी देर के लिए, और जब ये ऑन था, मान लो आपने अर्थिंग वायर यहाँ पे यूज नहीं कर रखी, तो अब देखो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, डेंजरस रिजल्ट। मान लो आपने अर्थिंग वायर यूज नहीं कर रखी, लाइव वायर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टच हुई ऑन द मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर, और अब आपने बेशक से ऑफ कर दो, तो देखो थोड़ी देर के लिए जो लाइव वायर टच हुई थी ना, उससे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑन द मेटालिक बॉडी। अब बेशक से यहाँ पे स्विच ऑफ कर दो, तो देखो आपने अर्थिंग वायर यूज नहीं कर रखी थी, ठीक है। अब आप इसको टच करोगे ना अपने हाथ से, देखो आपके जो पैर है वो तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, मेटालिक बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर को अपने हाथ से टच करोगे, मतलब रेफ्रिजरेटर को अपने हाथ से टच करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिव चार्ज, ये फ्लो कर जाएंगे इनटू ग्राउंड, ठीक है। तो आपको करंट लगेगा, आपकी बॉडी के थ्रू इनटू ग्राउंड इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ ना, तो आपको करंट लगेगा। और ये सब किसके कारण हुआ, आपने अर्थिंग नहीं कर रखी थी, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में अर्थिंग वायर का यूज नहीं कर रखा था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम अर्थिंग का यूज करें तो ये करंट नहीं लगेगा, इसलिए तो अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। वो कैसे नहीं लगेगा करंट, अब देखो मान लो वही रेफ्रिजरेटर है, ये लाइव वायर का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये न्यूट्रल वायर का ऑप्शन है, ठीक है, लाइव न्यूट्रल अर्थिंग। मान लो अब आपने अर्थिंग यूज कर रखी है, अर्थिंग वायर, और अर्थिंग वायर क्या होती है, रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी से कांटेक्ट में होती है, ठीक है। अब मान लो अर्थिंग वायर यूज कर रखी है, ठीक है। तो अब देखो मान लो एक्सीडेंटली ये लाइव वायर रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी से टच में आ गई, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑन दी मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर। लेकिन अब आपने अर्थिंग कर रखी है ना, तो यही नेगेटिव चार्ज इंस्टेंटली, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हुए इस बरीड मेटालिक प्लेट में आ जाएंगे यहाँ पे, ये तो बस। अब आप बेशक से इसको हाथ लगा लो, समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में नहीं गए, अब क्योंकि आपने अर्थिंग कर रखी थी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ग्राउंड में गए हैं, लेकिन इस अर्थिंग वायर के थ्रू मेटालिक प्लेट पे पहुंच गए, आपकी बॉडी के थ्रू अब की बार ये फ्लो नहीं हुए, तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब किसके कारण हुआ, आपने अर्थिंग वायर का यूज कर रखा था, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर अर्थिंग वायर का यूज ना करो तो क्या हो सकता है। मान लो आपने अर्थिंग वायर यूज नहीं की, ठीक है, और ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल, स्विच ऑन है, मान लो ये लाइव वायर एक्सीडेंटली मेटालिक बॉडी से कांटेक्ट में आ गई, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेशक से स्विच को ऑफ कर दो, अब आप इस फ्रिज पे हाथ लगाओगे ना रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी पे, और आप जमीन पे खड़े हो, आपकी अर्थिंग है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना जमीन में पहुंचेगा थ्रू आवर बॉडी, थ्रू यूअर बॉडी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारी बॉडी के थ्रू, हैंड बॉडी के थ्रू जमीन में पहुंच जाएंगे, तो मतलब हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब हमें करंट लगेगा, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब हम अगर अर्थिंग वायर का यूज करें इसमें रेफ्रिजरेटर में, तो अच्छा रहेगा। देखो ये लाइव वायर का ऑप्शन, ये न्यूट्रल वायर का, तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और अर्थिंग वायर कहाँ पे कनेक्ट होती है, जो रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी है ना उस पे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अब देखो मान लो एक्सीडेंटली ये लाइव वायर कहाँ पे
टच होगी मेटालिक बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर पे टच होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर। लेकिन अब आपने अर्थिंग कर रखी है, अर्थ वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब अर्थ वायर टच है ऑन द मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब देखो अगर आप हाथ लगाओगे ना तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अर्थिंग कर रखी है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑन द बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर आए हैं, मेटालिक बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये इस लाइव वायर के टच होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे अब की बार आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में नहीं जाएंगे। ये जो अर्थिंग वायर है ना, इसके थ्रू ग्राउंड में जाएंगे, मेटालिक प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टेंटली होता और ये काम, तो हमें करंट नहीं लगेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आया था इस लाइव वायर के टच होने के कारण, अब की बार ये नेगेटिव चार्ज इस अर्थिंग वायर के थ्रू मेटालिक प्लेट पे पहुंचा, मतलब ग्राउंड में, हमारी बॉडी के थ्रू नहीं पहुंचा, तो बस हमें करंट नहीं लगेगा। इसलिए तो अर्थिंग वायर की जरूरत होती है, ठीक है। अगर कहीं एक्सीडेंटली लाइव वायर टच हो जाए और अर्थिंग ना कर रखी हो, और अगर आप हाथ लगाओ रेफ्रिजरेटर पे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाएंगे, तो हमें करंट लगेगा। लेकिन अगर वही अर्थिंग कर रखी हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस अर्थिंग वायर के थ्रू मेटालिक प्लेट पे पहुंच जाएंगे ग्राउंड में। वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए थे? क्योंकि एक्सीडेंटली मान लो बाय चांस लाइव वायर टच होगी ऑन द मेटालिक बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो इलेक्ट्रॉन्स अब इस अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, मेटालिक प्लेट पे, हमारी बॉडी के थ्रू नहीं जाएंगे, तो हमें करंट नहीं लगेगा। इसलिए अर्थिंग वायर की जरूरत होती है, बहुत जरूरी होती है अर्थिंग वायर, ठीक है। तो देखो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो करंट कैरी करती हैं फ्रॉम स्टेशन। लाइव वायर का कलर होता है रेड, ब्लू या येलो, इनमें से कोई भी हो सकता है। न्यूट्रल का ब्लैक, अर्थिंग का ग्रीन। ग्रीन कलर की जो वायर मिलेगी ना वो अर्थिंग की होगी, ब्लैक कलर की न्यूट्रल की होगी, और रेड, ब्लू या येलो इनमें से कोई भी कलर मिल गया तो वो लाइव वायर होगी, ठीक है। तो ये था अर्थिंग। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।